गांव के सबसे पुराने घर में, जहां दादी नानी की कहानियों की खुशबू अभी भी दीवारों में बसी थी, वहां कभी खुशियों का राज था। रमाबाई और धीरज लाल का यह छोटा सा संसार था, जहां उनके इकलौते बेटे मोहन की हंसी खुशी गूंजती थी। धीरज लाल कभी गांव के सबसे मेहनती किसान हुआ करते थे। उनके हाथों में जादू था, जो भी बीज वे बोते वह सोना बनकर लहलहाता। रमाबाई की रसोई से निकलने वाली खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलती थी। पड़ोसी कहा करते, रमा की हाथ में स्वाद है। मोहन बचपन से ही अपने माता पिता के आंखों का तारा था। स्कूल से आकर सबसे पहले वह अपनी माँ के पास दौड़ता और कहता, माँ, आज मैंने क्लास में फर्स्ट किया। रमाबाई उसे प्यार से सीने से लगाती और कहती, मेरा राजा बेटा। लेकिन समय के साथ बदलाव आया। धीरज लाल के घुटनों में दर्द शुरू हुआ। रमाबाई की आंखों में धुंधलापन बढ़ने लगा। फिर भी वे दोनों अपने बेटे की खुशी के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। 2 साल पहले जब कुसुम इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, तो सारा घर खुशियों से भर गया था। शादी के दिन रमाबाई ने अपने सारे गहने उतारकर बहू को पहनाए थे। यह मेरी माँ के गहने हैं बेटी, आज से यह तेरे हैं। रमाबाई ने प्यार से कुसुम के माथे पर हाथ रखते हुए कहा था। कुसुम के पिता ने रमाबाई के हाथ पकड़कर कहा था, भाभी जी, मेरी बेटी को अपनी बेटी समझना, कभी कोई कमी महसूस न होने देना। अरे भाई साहब, यह हमारी लक्ष्मी है, इसे कोई कमी कैसे हो सकती है? धीरज लाल ने आशीर्वाद देते हुए कहा था। पहले महीने तक कुसुम बहुत शांत और समझदार लगती थी। वह रमाबाई के साथ रसोई में काम करती, उनसे खाना बनाना सीखती। धीरज लाल को बाबूजी कहकर सम्मान देती। मम्मी जी, यह सब्जी कैसे बनाते हैं? कुसुम पूछती। अरे बेटा, पहले प्याज को इस तरह काटो, रमाबाई धैर्य से सिखाती। लेकिन धीरे धीरे कुसुम का असली चेहरा सामने आने लगा। शहर में पलीबड़ी कुसुम को गांव का सादा जीवन पसंद नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता कि उसकी सहेलियां शहर में कितना आराम की जिंदगी जी रही हैं। धीरे धीरे कुसुम का व्यवहार बदलने लगा। पहले वह माँ बाप का सम्मान करती थी, अब उनसे बात करते समय चिढ़ाहट दिखाने लगी। एक दिन सुबह जब रमाबाई दूध गर्म कर रही थी, तो उन्होंने गलती से दूध उबाल दिया। अरे यह क्या किया आपने? सारा दूध खराब कर दिया। कुसुम ने झल्लाकर कहा, माफ करना बेटा, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रमाबाई ने दुखी स्वर में कहा, हमेशा यही बहाना। आंखें खराब है तो रसोई में क्यों आती हैं? कुसुम का स्वर कटु था। धीरज लाल ने यह सुना तो बहुत दुखी हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, इसका तो व्यवहार ही बदल गया है। कल तक जो मम्मी जी कहकर प्यार से बात करती थी, आज वही ऐसे बोल रही है जैसे हम इसके नौकर हों। मोहन इन सब बातों से अनजान था। वह दिन भर खेतों में काम करता और शाम को थक कर घर आता। घर की स्थिति का उसे पूरी तरह पता नहीं था, क्योंकि कुसुम उसके सामने अपना असली रूप नहीं दिखाती थी। सुबह के 4 बजे थे। अभी अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। रमाबाई अपनी पुरानी हड्डियों के दर्द के बावजूद उठकर घर की सफाई में लग गई। उनकी उंगलियों में गठिया का दर्द था, कमर में ऐंठन थी, फिर भी वे अपने बेटे और बहू के लिए घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रही थी। झाड़ू पकड़ते समय उनके हाथ कांप रहे थे। आंखों में मोतियाबिंद की वजह से धुंधलापन था, इसलिए वे ठीक से साफ नहीं कर पा रही थी। कोने में धूल रह जाती थी। सूरज की पहली किरण जब घर में आई तो कुसुम की नींद खुली। उसने देखा कि घर में अभी भी धूल के कण हवा में तैर रहे हैं। अरे क्या दिक्कत है इस बुढ़िया की? कुसुम ने मन ही मन कहा। फिर तेज आवाज में चिल्लाई, ठीक से काम भी नहीं करती, सारा घर मुझे साफ करना पड़ता है। रमाबाई का दिल बैठ गया। वे जानती थी कि उनसे पहले जैसा काम नहीं हो पा रहा।
लेकिन वे पूरी कोशिश कर रही थी। बेटी, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, रमाबाई ने धीमे स्वर में कहा। कोशिश? यह है कोशिश? कुसुम ने झाड़ू छीनते हुए कहा। देखिए, इस तरह करते हैं। उसने झाड़ू को इतनी जोर से चलाया कि धूल उड़कर रमाबाई के चेहरे पर आ गई। पास ही धीरज लाल बैठे यह सब देख रहे थे। उनका दिल भर आया। वे उठकर अपनी पत्नी के पास गए। क्यों परेशान हो रही हो? मैं कर देता हूँ, धीरज लाल ने कहा। आप भी बैठिए, आपके घुटनों में दर्द है। मैं कर लूंगी, रमाबाई ने अपने पति को रोकते हुए कहा। कुसुम यह सब सुनकर और भी गुस्सा हो गई। अब एक दूसरे को बचाने का नाटक शुरू कर दिया। काम नहीं करना तो सीधे कह दीजिए। उसी समय घर के पीछे से आवाज आई। पड़ोसी सुंदर काकी अपने बर्तन मांजते हुए गुनगुना रही थी। उनकी आवाज सुनकर रमाबाई को अपने पुराने दिनों की याद आ गई। कभी मैं भी इसी तरह खुश होकर गाते हुए काम करती थी, रमाबाई ने मन में सोचा। मोहन छोटा था तो वह मेरे पास आकर कहता था, माँ, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है। आज वही मोहन नहीं, मोहन तो अच्छा है। यह तो उसकी पत्नी है जो। यह सब सोचते हुए रमाबाई की आंखों में आंसू आ गए। वे अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए काम में लग गईं। इधर कुसुम रसोई में नाश्ता बनाने गई। उसने अपने लिए तो ताज़ा पराठे बनाए, लेकिन रमाबाई और धीरज लाल के लिए कल की बची रोटियां गर्म करके रख दी। यह क्या है? धीरज लाल ने देखा तो पूछा। नाश्ता है, खा लीजिए, कुसुम ने रूखे स्वर में कहा। यह तो कल की रोटी है, धीरज लाल ने धीमे स्वर में कहा। तो क्या हुआ? खराब तो नहीं हुई? मैं क्या रोज नई रोटी बनाऊं? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? कुसुम ने तुनककर जवाब दिया। रमाबाई ने अपने पति का हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा किया। वे जानती थी कि अगर कोई बात कही तो और भी झगड़ा हो जाएगा। चलिए, खा लेते हैं, भगवान का दिया है, रमाबाई ने धैर्य से कहा। खेत में मोहन अपने काम में मगन था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं घर की चिंता थी। पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि घर का माहौल बदल गया है। कुछ तो अजीब बात है, मोहन ने अपने दोस्त रामू से कहा। माँ और कुसुम में हमेशा कुछ तनाव सा रहता है। क्यों भाई, क्या हुआ? रामू ने पूछा। पता नहीं यार, घर आता हूँ तो लगता है जैसे कोई चुप चुप का माहौल है। माँ कम बोलती है, पिताजी भी। और कुसुम, वो तो मेरे सामने बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ तो बात है। अरे ऐसे तो होता है यार, नई बहू है, समय लगता है सबको समझने में, रामू ने समझाया। हाँ, शायद तू सही कह रहा है, मोहन ने कहा, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। उसी शाम घर जाते समय मोहन ने सोचा कि वह घर की स्थिति को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो कुसुम ने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया। आइए आइए, कितना काम किया आपने आज। मैंने आपके लिए आपका पसंदीदा खाना बनाया है, कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहन खुश हो गया। उसे लगा कि शायद उसका संदेह गलत था। माम बाबा कहाँ हैं? मोहन ने पूछा। बाहर आंगन में बैठे हैं, मैंने उनके लिए भी खाना लगाया है, कुसुम ने झूठ बोला। मोहन बाहर गया तो देखा कि उसके माता पिता सादा दाल चावल खा रहे हैं। माँ, यह क्या? मेरे लिए इतना? अरे बेटा, हमारी उम्र में ज्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता, यह सादा खाना हमारे लिए अच्छा है। रमाबाई ने बेटे की नौ परेशानी न बढ़े इसलिए झूठ बोला। मोहन को संतुष्टि हो गई, लेकिन रमाबाई का दिल भर आया कि उन्हें अपने बेटे से झूठ बोलना पड़ा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुसुम का व्यवहार और भी बुरा होता गया। अब वह रमाबाई से खुलेआम बदतमीजी करने लगी। एक दिन रमाबाई सब्जी काट रही थी। उनके हाथों में कंपन की वजह से सब्जी के टुकड़े अलग अलग साइज में कट रहे थे। अरे यह क्या काटा है आपने?
देखिए तो कैसे बेढंगे टुकड़े हैं। कुसुम ने चिल्लाकर कहा, बेटा हाथ कांप जाते हैं। कोशिश तो कर रही हूँ, रमाबाई ने दुखी स्वर में कहा। कोशिश? अरे ठीक से नहीं हो सकता तो मुझे क्यों नहीं कह देती? मैं कर देती, कुसुम ने सब्जी का कटोरा छीनते हुए कहा। तो फिर मैं क्या करूं? बैठकर हाथ पर हाथ रखूं? रमाबाई ने हैरानी से पूछा। हाँ, वही करिए। आपकी वजह से मेरा सारा काम बिगड़ता है, कुसुम ने बेशर्मी से कहा। यह सुनकर रमाबाई को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा भोंक दिया हो। वे चुपचाप उठकर चली गईं। धीरज लाल ने यह सब देखा था। उनका गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन वे अपने बेटे की खुशी के लिए चुप रह गए। जब हरीश और रमेश ने मोहन को शहर की नौकरी के बारे में बताया, तो मोहन की आंखों में नई उम्मीद जगी। सच में 25,000 महीना मिलेगा? मोहन ने उत्साह से पूछा। हाँ भाई, और यह सिर्फ शुरुआत है। काम अच्छा करोगे तो बढ़ती भी मिलेगी, हरीश ने बताया। मोहन के मन में गणना चलने लगी। अभी मैं महीने के 4,500 कमाता हूँ। अगर 25,000 मिलने लगे तो माँ के आंखों का ऑपरेशन, पिताजी के घुटनों का इलाज, घर की मरम्मत, कुसुम के लिए कुछ गहने, सब कुछ हो सकेगा। लेकिन वहाँ रहना पड़ेगा ना? मोहन ने चिंता जताई। हाँ, कंपनी का हॉस्टल है, खाना पीना सब वही मिलता है, रमेश ने बताया। तो फिर घर कैसे आऊंगा? मोहन ने पूछा। महीने में एक बार छुट्टी मिलती है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है, हरीश ने कहा। मोहन का मन बना गया। वह घर जाकर इस बारे में सबसे बात करने का फैसला किया। घर पहुंचकर मोहन ने अपने परिवार को नौकरी की खुशखबरी दी। 25,000 महीना। धीरज लाल की आंखें चमक उठीं। बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पिताजी, अब हम सबकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मोहन ने खुशी से कहा। रमाबाई की आंखों में खुशी और चिंता दोनों थी। बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी दूर अकेले रहना पड़ेगा। चिंता मत करो माँ, महीने में एक बार आऊंगा और फोन से बात होती रहेगी, मोहन ने समझाया। कुसुम की आंखों में लालच की चमक थी। 25,000, इतने पैसे तो मैंने कभी देखे भी नहीं हैं। अब तो मैं भी शहरी औरतों की तरह अच्छे कपड़े पहनूंगी, सोने के गहने पहनूंगी। लेकिन बेटा, अकेले सब संभाल पाओगे? धीरज लाल ने चिंता जताई। हाँ पिताजी, और वैसे भी कुसुम है ना यहाँ, वो माँ बाप का ख्याल रखेगी, मोहन ने कुसुम की तरफ देखते हुए कहा। कुसुम ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं सबका ख्याल रखूंगी। रमाबाई के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उन्हें लग रहा था कि कुसुम का वादा सच्चा नहीं है, लेकिन वे कुछ नहीं कह सकी। 2 दिन बाद मोहन की विदाई का दिन आया। सुबह से ही घर में अलग सा माहौल था। रमाबाई ने अपने हाथों से मोहन के लिए उसके पसंदीदा पराठे बनाए। उन्होंने प्यार से उसका सामान पैक किया। बेटा, यह तुम्हारे पिताजी की पुरानी शर्ट है, सफर में काम आएगी, रमाबाई ने कहा। और यह तुम्हारी दादी की अंगूठी है, हमेशा साथ रखना, तुम्हारी सुरक्षा करेगी। उन्होंने मोहन के हाथ में एक पुरानी अंगूठी रखी। धीरज लाल अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए बोले। बेटा, ईमानदारी से काम करना, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। जी पिताजी, मोहन की आंखों में आंसू आ गए। और सुनो, धीरज लाल ने आगे कहा, वहाँ कोई तुम्हें बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, तुम अच्छा काम करते रहना। मोहन ने अपने माता पिता के पैर छुए। माँ बाप का आशीर्वाद है तो सब अच्छा होगा। कुसुम खड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई खास भावना नहीं थी, वह बस इंतजार कर रही थी कि मोहन जल्दी चला जाए ताकि वह अपनी मनमानी कर सके। कुसुम, माँ बाप का ख्याल रखना।
कोई तकलीफ हो तो पड़ोसियों से मदद लेना। मोहन ने कुसुम से कहा। हाँ हाँ, आप जाइए, मैं देख लूंगी, कुसुम ने लापरवाही से कहा। मोहन चला गया। रमाबाई और धीरज लाल दरवाजे पर खड़े होकर तब तक देखते रहे जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। मोहन के जाने के ठीक अगले दिन से कुसुम का असली चेहरा सामने आने लगा। पहले तो उसने छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू किया। यह चाय ठीक से नहीं बनी। कुसुम ने रमाबाई की बनाई चाय के बारे में कहा। क्या हुआ बेटा? मैंने वैसे ही बनाई है जैसे तुम्हें पसंद है, रमाबाई ने पूछा। पसंद? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। अब से मैं खुद चाय बनाऊंगी, कुसुम ने कड़कते हुए कहा। धीरे धीरे कुसुम का व्यवहार और भी खराब होता गया। वह रमाबाई से घर का सारा काम करवाती, लेकिन हर काम में नुक्ता निकालती। यह सफाई ठीक से नहीं हुई, यह खाना बेस्वाद है, कपड़े ठीक से नहीं धुले। रमाबाई हर बार धैर्य से सुनती और फिर से वह काम करती, लेकिन उनका दिल टूटता जा रहा था। एक दिन कुसुम की हद हो गई। रमाबाई फर्श पोंछ रही थी। उनकी कमर में दर्द था, इसलिए वे धीरे धीरे काम कर रही थी। अरे कितनी देर लगाओगी? मुझे भी तो काम करना है, कुसुम ने गुस्से से कहा। बस हो गया बेटा, 2 मिनट और, रमाबाई ने कहा। 2 मिनट? अभी तक आधा घर भी नहीं हुआ। हटिए, मैं करती हूँ, कुसुम ने पोछा छीनते हुए कहा। फिर उसने इतनी जोर से पोछा मारा कि गंदा पानी रमाबाई की साड़ी पर गिर गया। अरे देखिए क्या किया आपने, रमाबाई ने हैरानी से कहा। मैंने क्या किया? आप ही तो बीच में आ गई, कुसुम ने उल्टा रमाबाई को ही दोष दिया। रमाबाई चुपचाप अपनी साड़ी साफ करने चली गई। वे समझ गई थी कि अब कुसुम का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। जैसे ही मोहन की पहली तनख्वाह आई, कुसुम की आंखों में और भी लालच आ गया। मोहन ने 20,000 रुपए घर भेजे थे। वाह, इतने सारे पैसे, कुसुम ने पैसे गिनते हुए कहा। बेटा, यह पैसे घर के खर्च के लिए हैं। मोहन ने कहा था कि पिताजी के इलाज के लिए रखना, रमाबाई ने कहा। इलाज? अभी तो ठीक ठाक है, पहले मेरे कुछ जरूरी काम है, कुसुम ने पैसे अपनी तिजोरी में रखते हुए कहा। लेकिन बेटा, रमाबाई ने कहना चाहा, लेकिन कुछ नहीं। पैसे मेरे पास हैं, तो मैं जानूं कि कैसे खर्च करना है, कुसुम ने तुनक कर कहा। उसी दिन कुसुम ने बाजार जाकर अपने लिए नए कपड़े, चूड़ियां और कॉस्मेटिक का सामान खरीदा। घर के खर्च के लिए कुछ भी नहीं लाई। शाम को जब वह सारा सामान लेकर घर आई तो रमाबाई ने देखा। बेटा, यह सब क्या लाई हो? रमाबाई ने पूछा। मेरे कपड़े थे, मोहन ने कहा था कि जो चाहिए वो खरीद लेना, कुसुम ने झूठ बोला। लेकिन घर के लिए कुछ नहीं लाई? राशन भी खत्म हो रहा है, रमाबाई ने चिंता से कहा। राशन की क्या जल्दी है, अभी चल जाएगा, कुसुम ने लापरवाही से कहा। रमाबाई समझ गई कि कुसुम पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वे कुछ नहीं कह सकी। अगले महीने की तनख्वाह आने के बाद कुसुम का व्यवहार और भी घटिया हो गया। अब वह खुलेआम भेदभाव करने लगी। खाने के मामले में तो हद हो गई। कुसुम अपने लिए अच्छा खाना बनाती, लेकिन रमाबाई और धीरज लाल के लिए बासी या सादा खाना रख देती। एक दिन कुसुम ने अपने लिए चिकन करी बनाई। घर में खुशबू फैल गई। धीरज लाल के मुंह में पानी आ गया। वाह बेटा, आज तो बहुत अच्छा खाना बना है, धीरज लाल ने कहा। जी हाँ, मोहन को बहुत पसंद है, सोचा कि बना लूं, कुसुम ने कहा। तो हम सबके लिए परोसो, धीरज लाल ने कहा। अरे नहीं, यह सिर्फ मेरे लिए है, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे प्रोटीन की जरूरत है। आपके लिए दाल चावल ठीक है, कुसुम ने बेशर्मी से कहा। धीरज लाल और रमाबाई का दिल बैठ गया। उन्होंने चुपचाप अपना सादा खाना खाया।
रात को सोते समय रमाबाई ने अपने पति से कहा, इसका व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। लगता है जैसे हम इसके घर में रह रहे हैं, अपने घर में नहीं। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या करें? मोहन को कैसे बताएं? उसकी मेहनत की कमाई से ही तो घर चल रहा है। धीरज लाल ने दुखी होकर कहा, भगवान ही मालिक है, देखते हैं क्या होता है। रमाबाई ने आह भरते हुए कहा। तीसरे महीने में कुसुम का व्यवहार इतना बुरा हो गया कि रमाबाई और धीरज लाल का जीना दूभर हो गया। एक दिन रमाबाई अपनी पुरानी साड़ी धो रही थी। उनके पास सिर्फ 2 साड़ियां थी, इसलिए वे बारी बारी से धोकर पहनती थी। कुसुम ने देखा तो चिल्लाई, अरे यह क्या, अभी तक कपड़े धो रही हैं? मुझे नहाना है। बस 5 मिनट बेटा, हो जाएगा। रमाबाई ने कहा। 5 मिनट? नहीं, अभी हटिए वहां से, कुसुम ने रमाबाई को धक्का देकर कहा। धक्के से रमाबाई लड़खड़ाकर गिर गई। उनके हाथ में चोट लग गई। अरे बेटा, मैं गिर गई, रमाबाई ने दर्द से कराहते हुए कहा। तो क्या हुआ? ठीक से खड़ी हुई होती तो नहीं गिरती, कुसुम ने निर्दयता से कहा। धीरज लाल यह देखकर गुस्से से आ गए। यह क्या बदतमीजी है? अपनी सास के साथ ऐसे बर्ताव करती हो? सास? अरे ये सास नहीं, बोझ है मेरे ऊपर। मैं इनकी गुलामी करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, कुसुम ने बेशर्मी से कहा। तुम्हारी यह मजाल, हमारे अपने घर में हमसे ऐसे बात करती हो? धीरज लाल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अपना घर? अब यह मेरा घर है, मेरे पति की कमाई से चलता है, आपकी तो कोई आमदनी ही नहीं है, कुसुम ने जहर उगलते हुए कहा। यह सुनकर धीरज लाल का दिल टूट गया। वे समझ गए कि अब यहाँ उनका और उनकी पत्नी का रहना मुश्किल हो गया है। कुसुम को शहर से खबर आई कि मोहन अब अगले 6 महीने तक घर नहीं आ सकेगा, क्योंकि कंपनी का काम बढ़ गया है। यह खबर सुनकर कुसुम की आंखों में शैतानी चमक आई। अब तो पूरी छूट मिल गई, अब मैं इन दोनों बुढ़ड़ों को यहाँ से निकाल दूंगी। एक सुबह जब रमाबाई और धीरज लाल सो रहे थे, कुसुम ने उनके कपड़े और सामान निकालकर आंगन में फेंक दिए। उठिए, निकलिए यहाँ से, कुसुम की चीख सुनकर दोनों की नींद खुली। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? रमाबाई ने डरते हुए पूछा। निकलिए मेरे घर से, आज से आप दोनों यहाँ नहीं रह सकते, कुसुम ने निर्दयता से कहा। यह क्या कह रही हो? यह हमारा अपना घर है, धीरज लाल ने हैरानी से कहा। था आपका घर था, अब मेरा है। मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें। निकलिए, कुसुम ने और भी अकड़ते हुए कहा। लेकिन बेटा, हम कहाँ जाएंगे? यह तो हमारे बेटे का घर है, रमाबाई ने आंसू भरी आंखों से कहा। मुझे क्या पता आप कहाँ जाएंगे, बस मेरी नजरों से दूर हो जाइए, कुसुम ने क्रूरता से कहा। तुमने जो किया है, इसकी सजा तुम्हें भगवान देगा, धीरज लाल ने कांपती आवाज में कहा। भगवान कुछ नहीं होता, निकलिए जल्दी, कुसुम ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बेचारे रमाबाई और धीरज लाल अपना थोड़ा सा सामान लेकर घर से बाहर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपार दुख। तेज धूप में बेसहारा खड़े रमाबाई और धीरज लाल को देखकर पड़ोसी राम सिंह का दिल पसीज गया। अरे भाई धीरज लाल, यह क्या हाल है? यहाँ धूप में क्यों खड़े हो? राम सिंह ने दौड़कर आते हुए पूछा। धीरज लाल ने आंसू पोंछते हुए सारी कहानी बताई। राम सिंह का दिल भर आया। यह क्या कह रहे हो? कुसुम ने ऐसा किया? राम सिंह ने हैरानी से पूछा। हाँ भाई, अब पता नहीं कहाँ जाएं। मेरी इस उम्र में कहाँ जाकर सिर छुपाएं? धीरज लाल ने रोते हुए कहा। अरे क्या कहते हो, चलिए मेरे साथ, मेरे पास एक पुरानी झोपड़ी है, आप वहाँ रह सकते हैं। राम सिंह ने तुरंत कहा। नहीं भाई,
हम तुम्हारे लिए परेशानी का कारण कैसे बन सकते हैं? रमाबाई ने कहा। अरे क्या परेशानी की बात कर रही हैं भाभी जी? हम सब पड़ोसी हैं, एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? राम सिंह ने दृढ़ता से कहा। राम सिंह ने उन्हें अपनी पुरानी झोपड़ी में पहुंचाया। वहां एक छोटा सा कमरा था, एक चूल्हा था और कुछ बुनियादी सामान था। यहाँ आप आराम से रह सकते हैं। खाने पीने की चिंता मत करिए, हमारे घर से आता रहेगा। राम सिंह ने कहा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, रमाबाई ने आशीर्वाद देते हुए कहा। उस रात रमाबाई और धीरज लाल ने एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर रोया। वे सोच रहे थे कि जिस बहू को उन्होंने अपनी बेटी समझा था, उसी ने उन्हें घर से निकाल दिया। राम सिंह की झोपड़ी में रहना रमाबाई और धीरज लाल के लिए बहुत कठिन था। वे अपने आरामदायक घर की आदत में थे, लेकिन अब उन्हें जमीन पर सोना पड़ता था। रमाबाई को चूल्हा जलाने में दिक्कत होती थी। उनकी आंखों में धुंधलापन था और हाथों में कंपन था। अरे यह चूल्हा जल ही नहीं रहा। रमाबाई ने परेशान होकर कहा। दे मैं जलाता हूँ, धीरज लाल ने कहा, लेकिन उनके घुटनों में इतना दर्द था कि वे बैठ नहीं सकते थे। राम सिंह की पत्नी शांति देवी रोज उनके लिए खाना लेकर आती थी। भाभी जी, यह देखिए आज मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, शांति देवी ने कहा। तुम लोग हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारे लिए बोझ बन रहे हैं, रमाबाई ने दुखी होकर कहा। अरे क्या बात कर रही हैं? आप हमारे बड़े हैं, हमारा धर्म है कि आपकी सेवा करें, शांति देवी ने कहा। पास पड़ोस के लोग भी रमाबाई और धीरज लाल की मदद करने आते थे। कोई दूध लेकर आता, कोई सब्जी, कोई कपड़े। देखिए भाभी जी, गांव के सभी लोग आपका कितना सम्मान करते हैं। और आपकी अपनी बहू ने, शांति देवी ने बात अधूरी छोड़ दी। जाने दे बेटा, शायद उसकी नादानी है। मोहन के आने पर सब ठीक हो जाएगा, रमाबाई ने धैर्य रखते हुए कहा। शहर में मोहन अपने काम में पूरी मेहनत कर रहा था। उसे लगता था कि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बना रहा है। एक दिन उसके ऑफिस में राकेश नाम का एक आदमी आया। वह बहुत शालीन लग रहा था और महंगे कपड़े पहने हुए था। भाई मोहन, मैंने सुना है आप बहुत ईमानदार और मेहनती हैं, राकेश ने कहा। जी हाँ, मैं अपना काम पूरी मेहनत से करता हूँ, मोहन ने जवाब दिया। मैं आपको एक बिजनेस का ऑफर देना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ पार्टनरशिप करें तो महीने के लाखों कमा सकते हैं, राकेश ने लुभावना प्रस्ताव दिया। मोहन की आंखें चमक उठीं। लाखों? यह कैसे संभव है? देखिए, मेरे पास एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप 5 लाख लगाइए, मैं भी 5 लाख लगाऊंगा। 3 महीने में 50 लाख का प्रॉफिट होगा, राकेश ने समझाया। मोहन के दिमाग में गणना चलने लगी। 50 लाख, इतने पैसे होंगे तो माँ बाप का पूरा इलाज हो जाएगा, घर भी बड़ा बना सकूंगे। लेकिन मेरे पास 5 लाख कहाँ है? मोहन ने पूछा। अरे यह कोई बड़ी बात है, आप अपने घर से गहने और जमा पूंजी मंगवा लीजिए, 3 महीने बाद सब वापस कर देंगे और साथ में मुनाफा भी मिलेगा, राकेश ने सुझाव दिया। मोहन का मन ललचा गया। उसने घर चिट्ठी लिखी। कुसुम, मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया है, तुम्हारे सारे गहने और जो पैसे बचत में हैं, सब भेज दो, बहुत बड़ा फायदा होगा। कुसुम ने यह चिट्ठी पढ़ी तो उसका दिल बैठ गया। वे गहने तो उसकी शान थे, लेकिन मोहन के दबाव में उसने सब कुछ भेज दिया। राकेश ने पैसे लेकर मोहन से कहा, भाई, मैं अभी गुजरात जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा करने। 3 महीने बाद वापस आकर आपको सारे पैसे दूंगा। राकेश चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया।
मोहन को पता चला कि वह एक धोखेबाज था जो लोगों को बहकाकर उनके पैसे ठगता था। जब मोहन को पता चला कि राकेश ने उसे ठग लिया है, तो उसकी दुनिया हिल गई। यह क्या हो गया? मेरे सारे पैसे, कुसुम के गहने, सब कुछ खत्म। मोहन ने अपना सिर पीट लिया। उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन राकेश का कोई पता ठिकाना नहीं मिला। वह एक प्रोफेशनल फ्रॉड था। इससे भी बुरी बात यह थी कि कंपनी के मालिक को जब पता चला कि मोहन पैसों के चक्कर में फंसा है, तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। तुम एक जुआरी हो। हमारे ऑफिस में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, मालिक ने कड़कते हुए कहा। मोहन सड़क पर आ गया। उसके पास न पैसे थे, न नौकरी, न कोई जगह रहने की। कुछ दिनों तक वह स्टेशन पर सोया। भूख लगती तो कहीं कहीं से मांगकर खाना खाता। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसे कुछ बदमाशों ने घेर लिया। अरे, यह वही है जिसने राकेश के साथ मिलकर हमारे साथी को ठगा था, एक बदमाश ने कहा। नहीं भाई, मैं भी तो ठगा गया हूँ। मैं राकेश का साथी नहीं हूँ, मोहन ने डरते हुए कहा। चुप, हमें पता है तू उसका साथी है, दूसरे बदमाश ने कहा। उन्होंने मोहन को बुरी तरह पीटा। उसके चेहरे पर खून आ गया, कपड़े फट गए। अगर दोबारा दिखा तो जान से मार देंगे, एक बदमाश ने धमकी देकर कहा। मोहन वहां से किसी तरह भागा। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तब उसे अपने घर और परिवार की याद आई। अब मुझे घर जाना चाहिए, माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मोहन ने सोचा। जब मोहन अपने गांव पहुंचा, तो उसकी हालत देखकर कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और वह बहुत कमजोर हो गया था। घर पहुंचकर उसने कुसुम को आवाज लगाई। कुसुम। कुसुम दरवाजा खोलकर आई तो मोहन की हालत देखकर चौंक गई। यह क्या हाल है तुम्हारा? कहाँ थे इतने दिन? कुसुम ने पूछा। पहले तुम मुझे माँ बाप से मिलवाओ। वे कहाँ हैं? मोहन ने तुरंत पूछा। कुसुम का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता था कि अब झूठ नहीं छुप सकता। वो कुसुम हकलाने लगी। कहाँ है मेरे माँ बाप? मोहन की आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थी। कुसुम ने पूरी कहानी नहीं बताई। वह अभी भी छुपाने की कोशिश कर रही थी। मोहन को शक हुआ। वह तुरंत बाहर निकला और पड़ोसियों से पूछने लगा। अंकल, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? घर में नजर नहीं आ रहे, मोहन ने रामेश अंकल से पूछा। रामेश अंकल की आंखें नम हो गईं। बेटा, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे माँ बाप को घर से निकाल दिया है। मोहन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा भोंक दिया हो। क्या? यह क्या कह रहे हैं आप? मोहन ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, 2 महीने पहले की बात है। कुसुम ने बेचारे बुजुर्गों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब वे राम सिंह की झोपड़ी में रह रहे हैं, रामेश अंकल ने दुखी होकर बताया। मोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन पहले वह अपने माता पिता से मिलना चाहता था। राम सिंह की झोपड़ी में पहुंचकर मोहन ने जो दृश्य देखा, उससे उसका दिल टूट गया। रमाबाई एक फटी हुई साड़ी पहने जमीन पर लेटी थी। धीरजलाल दीवार का सहारा लेकर बैठे थे। दोनों की हालत बहुत खराब थी। मां, बाप, मोहन की आवाज सुनकर दोनों ने सिर उठाया। कौन है? मोहन, रमाबाई ने कमजोर आवाज में पूछा। हाँ मां, मैं हूँ आपका मोहन, मोहन ने रोते हुए कहा। मोहन अपने माता पिता के पैरों में गिर गया। मां, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको इस हालत में अकेला छोड़ दिया। बेटा, तू कब आया? तेरी बहू ने तो कहा था कि तू 6 महीने नहीं आएगा, धीरजलाल ने कहा। पिताजी, यह सब क्या हुआ? आप यहाँ इस हालत में क्यों हैं? मोहन ने आंसू पोंछते हुए पूछा।
रमाबाई ने धीरे धीरे सारी कहानी बताई। कैसे कुसुम ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, कैसे उन्हें घर से निकाला। लेकिन बेटा, कुसुम पर गुस्सा मत करना। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। रमाबाई ने अभी भी अपनी बहू के लिए अच्छे शब्द कहे। मोहन की आंखों में गुस्से की आग थी। नहीं माँ, जो उसने किया है वो अक्षम्य है। मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। नहीं बेटा, हिंसा से कुछ हल नहीं होगा। पहले तुम मुझे अपनी कहानी बताओ। तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? धीरज लाल ने पूछा। मोहन ने अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे उसे धोखा दिया गया, कैसे उसकी नौकरी गई, कैसे उसे पीटा गया। बेटा, यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन चिंता मत कर, फिर से मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। रमाबाई ने अपने बेटे को सांत्वना दी। मोहन को अपने माता पिता का प्यार और धैर्य देखकर और भी दुख हुआ। इतनी मुसीबत में भी ये मुझे सांत्वना दे रहे हैं। मोहन अपने माता पिता को लेकर घर लौटा। कुसुम दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। यह क्या है? इन्हें वापस क्यों लाए हैं? कुसुम ने बेशर्मी से पूछा। मोहन का गुस्सा फूट पड़ा। यह क्या कह रही हो? ये मेरे माँ बाप है और यह उनका घर है। था, उनका घर था, अब मेरा है। मैं इन्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, कुसुम ने अड़ियल बच्चे की तरह कहा। मोहन ने कुसुम का हाथ पकड़कर जोर से हिलाया। तुमने यह क्या किया है? मेरे बूढ़े माँ बाप को तुमने घर से निकाल दिया। हाँ, निकाला है और फिर से निकाल दूंगी। मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी, कुसुम ने बेशर्मी से कहा। मोहन ने कुसुम को जोर से धक्का दिया। निकल जाओ मेरे घर से, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो। कुसुम डर गई। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी मुसीबत आ गई है। मुझे माफ कर दो, मैं गलती मानती हूँ। कुसुम ने रोना शुरू कर दिया। माफी? जो माँ बाप को रोड पर लाकर खड़ा कर दे, उसके लिए कोई माफी नहीं, मोहन ने गुस्से से कहा। रमाबाई ने मोहन का हाथ पकड़ा। बेटा, गुस्सा शांत कर, यह भी तो हमारी बेटी है। नहीं माँ, जिसने आपको माँ नहीं माना, वो मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? मोहन ने कहा। कुसुम को अब एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मोहन की दुर्दशा देखकर, अपने सास ससुर की बुरी हालत देखकर उसे अपनी गलतियों का पता चला। मैंने क्या किया है? पैसों के लालच में मैंने अपना घर ही बर्बाद कर दिया, कुसुम ने मन में सोचा। वह रमाबाई के पैरों में गिर गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। उठ बेटा, गलती हो जाती है, रमाबाई ने प्यार से कहा। नहीं माँ जी, यह गलती नहीं, पाप था। मैंने आपको अपना दुश्मन समझा जबकि आप तो मेरी माँ हैं, कुसुम ने रोते हुए कहा। धीरज लाल भी द्रवित हो गए। बेटा, अब जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा मत करना। नहीं बाबूजी, मैं वादा करती हूँ कि अब से आपकी सेवा करूंगी, आपको माँ बाप से बढ़कर मानूंगी, कुसुम ने सच्चे दिल से कहा। मोहन अभी भी गुस्से में था। इसकी बातों में मत आइए, यह बहुत झूठी है। नहीं मोहन, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे अहंकार हो गया था, अब मैं बदल गई हूँ, कुसुम ने सच्चाई से कहा। रमाबाई ने मोहन को समझाया। बेटा, इंसान से गलती हो जाती है, माफ करना भी धर्म है। धीरे धीरे मोहन का गुस्सा शांत हुआ। उसने कुसुम को एक और मौका देने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन अब अगर माँ बाप के साथ जरा भी बुरा व्यवहार किया तो नहीं करूंगी मोहन, कसम खाती हूँ, कुसुम ने दृढ़ता से कहा। उसी दिन से कुसुम का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह रमाबाई को कोई काम नहीं करने देती, उन्हें आराम करने को कहती। माँ जी, आप बैठिए, मैं खाना बना देती हूँ, कुसुम ने कहा। अरे बेटा, तू अकेली सब काम करेगी? रमाबाई ने पूछा। हाँ माँ जी,
अब मैं सब संभाल लूंगी। आप तो मेरी माँ है। माँ से काम करवाना पाप है, कुसुम ने सच्चे दिल से कहा। धीरज लाल की आंखों में खुशी के आंसू आए। यह वही कुसुम है जो शादी के समय आई थी। कुसुम ने घर का सारा काम अपने हाथों में ले लिया। खेत में भी काम करने जाने लगी। मोहन के साथ मिलकर परिवार चलाने की कोशिश करने लगी। मैं सिलाई सीखूंगी, गांव की औरतों के कपड़े सिलकर पैसे कमाऊंगी, कुसुम ने एक दिन कहा। यह बहुत अच्छा विचार है, मोहन ने खुशी से कहा। कुसुम ने गांव की दर्जी से सिलाई सीखी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। गांव की औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। मोहन ने भी हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे काम करके पैसे जोड़े। मजदूरी के साथ साथ खेती भी की। बेटा, अब तो घर में खुशहाली आ गई है, रमाबाई ने खुशी से कहा। जी माँ जी, अब तो हम सब मिलकर अच्छा जीवन जी रहे हैं, कुसुम ने कहा। 1 साल बाद उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुधर गई कि वे रमाबाई के आंखों का ऑपरेशन करवा सके। अरे वाह, अब तो मुझे सब कुछ साफ दिख रहा है, रमाबाई ने ऑपरेशन के बाद खुशी से कहा। धीरज लाल के घुटनों का भी इलाज हुआ। अब वे बिना दर्द के चल फिर सकते थे। भगवान का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया, धीरज लाल ने आंसू पोंछते हुए कहा। 2 साल बाद कुसुम ने एक बेटे को जन्म दिया। रमाबाई की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरा पोता कितना प्यारा है, रमाबाई ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा। माँ जी, यह बच्चा आपका आशीर्वाद है, आपकी दुआओं का फल है, कुसुम ने श्रद्धा से कहा। धीरज लाल भी बहुत खुश थे। अब तो घर में चहल पहल हो गई। मोहन अपने परिवार को देखकर बहुत संतुष्ट था। सच में कहते हैं, माता पिता के आशीर्वाद से घर में खुशियाँ आती हैं। कुसुम अब पूरी तरह बदल गई थी। वह रमाबाई को अपनी सच्ची माँ मानती थी और धीरज लाल को अपना पिता। मैं कितनी गलत थी पहले। मैंने सोचा था कि ये मेरे दुश्मन हैं, लेकिन ये तो मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक निकले, कुसुम ने एक दिन मोहन से कहा। अब समझ आया ना, माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है, मोहन ने कहा। अब कुसुम गांव की दूसरी नई बहुओं को सलाह देती थी। देखो बहनों, मैंने गलती की थी, माता पिता को बोझ समझा था, लेकिन असली बोझ तो अपने अहंकार का होता है, कुसुम ने गांव की महिला सभा में कहा। सही कह रही हो कुसुम, सास ससुर तो घर के स्तंभ होते हैं, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। मैंने सीखा है कि खुशी सिर्फ पैसों में नहीं है, अपनों के साथ प्यार से रहने में है, कुसुम ने आगे कहा। रमाबाई गर्व से अपनी बहू को देख रही थी। भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी को सद्बुद्धि मिली। एक दिन जब गांव के जमींदार साहब के यहाँ पारिवारिक कलह हुई, तो उन्होंने मोहन के परिवार से सलाह मांगी। मोहन भाई, आपके घर में इतनी शांति कैसे है? हमारे घर में तो रोज झगड़ा होता है, जमींदार साहब ने पूछा। जमींदार साहब, जब घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, तो घर में शांति अपने आप आ जाती है, मोहन ने जवाब दिया। इस कहानी के अंत में मोहन, कुसुम, रमाबाई और धीरज लाल एक आदर्श परिवार बन गए थे। उनके घर में अब कोई कलह नहीं था, सिर्फ प्यार और सम्मान था। आज भी यह परिवार गांव में एक आदर्श के रूप में जाना जाता है। लोग कहते हैं, मोहन के घर जैसी शांति और खुशी होनी चाहिए हर घर में। दोस्तों, जहां माँ बाप का आदर है, वहां लक्ष्मी का वास है, और जहां प्रेम है, वहां परमात्मा का वास है। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। उत्तर भारत के एक शांत और हरे भरे गांव गगनपुर में, जहां सुबह की पहली किरणें स्वर्णिम खेतों को अपनी आभा से नहलाती थीं, ठाकुर चंदन प्रताप सिंह अपने विशाल खेतों की देखभाल करते थे। वे केवल जमीन के मालिक ही नहीं, बल्कि धरती से गहरा संबंध रखने वाले एक संवेदनशील इंसान भी थे।
उनकी आंखों में हमेशा एक विशेष चमक रहती थी जब वे अपने लहलहाते खेतों को देखते थे। एक सुनहरी सुबह ठाकुर चंदन प्रताप खेतों में घूम रहे थे जब उनके मुख्य किसान धीरज ने उन्हें देखकर सम्मान से सिर झुकाया। अरे वाह वाह वाह! चंदन प्रताप की आवाज में प्रसन्नता थी। इस बार की फसल तो कितनी लहराती हुई लग रही है, जैसे धरती माँ मुस्कुरा रही हो। धीरज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठाकुर साहब, इस बार की फसल तो सचमुच बहुत ही बढ़िया होगी। आपकी मेहनत और आशीर्वाद दोनों का असर है। चंदन प्रताप ने विनम्रता से सिर हिलाया। हाँ धीरज, ये सब हमारे किसान भाइयों की मेहनत का नतीजा है। मैं तो बस उनका साथ देता हूँ। ठाकुर साहब, कुछ कर्मों का भी फल होता है। धीरज की आंखों में सम्मान था। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही फल मिलता है। गांव में और भी तो ठाकुर हैं, पर आपका स्वभाव सबसे न्यारा है। धीरज की बातों पर ठाकुर चंदन प्रताप ने बस हल्की सी मुस्कान में सब कुछ समेट लिया। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, सिर्फ सच्चाई में विश्वास था। अचानक धीरज की आंखें चौड़ी हुई। क्षमा कीजिए ठाकुर साहब, एक जरूरी बात बताना भूल ही गया। ठाकुरन जी की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है और आपके पिताजी ने बुलाया है। यह सुनते ही ठाकुर चंदन के चेहरे पर चिंता और उत्साह का मिलाजुला भाव छा गया। अरे ईश्वर से मेरी बस यही कामना है कि इस बार मेरी पत्नी एक सुंदर कन्या को जन्म दे। उनकी आंखें चमक उठीं। एक पुत्र तो है ही, अब बस एक बेटी की कामना है। धीरज ने गहरे सम्मान से कहा, यही तो आपकी महानता है ठाकुर साहब। और लोग तो पुत्री का नाम सुनते ही क्रोधित हो जाते हैं। चंदन प्रताप दौड़ते हुए हवेली पहुँचे। उनकी आंखों में बेटी के लिए सपनों की चमक थी और हृदय में भावनाओं की एक नदी बह रही थी। हवेली के द्वार पर पहुँचते ही दाई माँ ने हाथ जोड़कर कहा, बधाई हो ठाकुर साहब, ठाकुरन जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। सच में? चंदन प्रताप की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। अरे वाह वाह, मेरी रानी ने एक राजकुमारी को जन्म दिया है। इसका नाम हम सुंदरी रखेंगे। रूप सुंदरी ने कमजोर स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरा नाम भी तो रूप सुंदरी है। चंदन प्रताप ने अपनी पत्नी का हाथ थामते हुए कहा, तो क्या हो गया? तुम रूप की सुंदरता हो और यह मन की सुंदरता बनेगी और रूप में भी तो सुंदरता लाएगी ही। दिन बीतते गए। हवेली में अब किलकारियां थी और दिलों में शांति। छोटी सुंदरी और उसका भाई रतन दोनों हवेली के आंगन में खेलते और चंदन प्रताप उन्हें देखकर मुस्कुराते। लेकिन शांति बहुत देर तक टिकती नहीं। एक दिन जब ठाकुर चंदन खेतों से हवेली लौट रहे थे तो उनके दरवाजे पर गांव की भीड़ जमा थी। चेहरों पर चिंता के भाव स्पष्ट थे। मुखिया जी, क्या बात है? इतनी भीड़ क्यों है? गांव में सब कुशल तो है ना? चंदन ने चिंतित होकर पूछा। मुखिया ने दुहक से सिर झुकाते हुए कहा, ठाकुर साहब, आपके पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। ठाकुर चंदन घबराकर दौड़ते हुए पिता के कक्ष में पहुँचे। उनके पिता ठाकुर रणधीर प्रताप पलंग पर लेटे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और सांसें भारी थीं। पिताजी, पिताजी, आप ठीक तो हैं ना? चंदन ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। रणधीर प्रताप ने कमजोर हाथ से अपने बेटे को रोकते हुए कहा, बेटा, अब वैद्य की जरूरत नहीं है। मेरा समय पूरा हो गया है। उन्होंने कमजोर हाथों से एक कागज निकाला। सुनो, मैंने अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दी है। चंदन प्रताप ने आश्चर्य और चिंता से कहा, पिताजी, ये तो सरासर अन्याय है। मत भूलिए, इस जमीन में आधा हिस्सा बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप का भी है। रणधीर प्रताप की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसका नाम मत ले, वो मक्कार है। मेरा पुत्र जरूर है पर तेरा दुश्मन भी है। उससे कुछ भी करना, लेकिन दूर ही रहना। मुखिया जी, जो कक्ष के एक कोने में खड़े थे, उनकी ओर देखते हुए रणधीर प्रताप ने कहा, मुखिया जी, यदि कभी वीरेंद्र इस जायदाद पर दावा करे तो जान लीजिए वो झूठ बोल रहा है।
इतना बोलकर वो धीरे धीरे चुप हो गए और फिर एक गहरी सांस के साथ रणधीर प्रताप ने चिरनिंद्रा को प्राप्त किया। चंदन फूट फूट कर रोने लगे। उनका छोटा बेटा रतन, जो दरवाजे पर खड़ा था, अपने पिता के पास आया और पूछा, पिताजी, दादाजी को क्या हुआ? चंदन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, दादाजी बहुत दूर चले गए, अब सिर्फ तुम्हारी यादों में रहेंगे। अगले दिन भारी मन से चंदन ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। जब वे लौटे तो हवेली की दीवारें भी उनकी पीड़ा से कांप उठीं। पिताजी, आपने जाते जाते मुझे इतना भारी बोझ दे दिया, चंदन ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा। रूप सुंदरी ने अपने पति का कंधा थपथपाते हुए कहा, स्वयं को इस तरह तोड़कर आप उनकी आत्मा को अशांति दे रहे हैं। उन्होंने कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। समय सबसे बड़ा मरहम है चंदन, यह भी बीत जाएगा, मुखिया जी ने कहा। समय बीतता गया, लेकिन कर्मों का फल कहाँ इतनी जल्दी सामने आता है। एक दिन बारिश तेज हो चली थी। चंदन छाता थामे खेतों से अपनी हवेली की ओर लौट रहे थे। भीगती दोपहर की उस घड़ी में उनकी नजर जैसे ही हवेली के द्वार पर पड़ी, वो ठिठक गए। सामने उनके बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप, उनकी पत्नी काव्या और उनका 7 वर्षीय पुत्र शंकर खड़े थे, भीगे, थके और बेहद दुखी। वीरेंद्र प्रताप के चेहरे पर पछतावे का भाव था। मैं उन्हें बहुत प्रेम करता था, नहीं जानता इस दुहक से कैसे उभरूंगा, चंदन ने दया से भरे स्वर में कहा। भैया, आप बारिश में भीग क्यों रहे हैं? अरे अंदर क्यों नहीं आ रहे? अंदर आइए, अंदर आइए, वीरेंद्र प्रताप ने सिर झुकाए हुए कहा। कौन सा मुंह लेकर अपने घर में जाऊं चंदन, मैं तो इतना अभागा हूँ कि अपने पिता की अर्थी को कंधा तक नहीं दे पाया। चंदन की आंखों में निराशा झलकी। भैया, अगर आप पिताजी की मेहनत से कमाई हुई दौलत अय्याशी में नहीं उड़ाते, जुए में नहीं हारते और उनसे झगड़ा नहीं करते, तो आज आपकी यह हालत नहीं होती। वीरेंद्र प्रताप अपने छोटे भाई के पांव पकड़ लिए। हाँ, मुझे माफ कर दे मेरे छोटे भाई, मुझे और मेरी पत्नी को हवेली में रहने के लिए बस एक छोटा सा कमरा दे दे। देख तो सही, काव्या गर्भवती है और शंकर 2 दिन से भूखा है। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। मुझे सब पता लग गया है कि पिताजी ने मरने से पहले सारी जायदाद का वारिस तुम्हें बना दिया है। मुझे जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, बस कुछ दिन की मोहलत दे दे। जब मैं काम धंधा खोज लूंगा तो चला जाऊंगा। अपने बड़े भाई की हालत देखकर चंदन का हृदय पिघल उठा। उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे और कहा, बस भैया, मेरे पाँव मत छुए, मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। आप बड़े हैं, बड़ा भाई पिता के समान होता है। चंदन की आंखों में निश्चल प्रेम था। हाँ, यह सही है कि पिताजी आपसे नाराज थे, परंतु मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। जितना अधिकार मेरा इस हवेली पर है, उतना ही आपका भी है। तभी वहाँ पर मुखिया प्रकट हो गए। ठाकुर साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके पिताजी ने आपको बहुत सोच समझकर जायदाद का मालिक बनाया है। चंदन ने दृढ़ता से कहा, क्या तुम मेरे बड़े भैया की आंखों में आंसू नहीं देख रहे? ये आंसू पश्चाताप के हैं। और वैसे भी पिताजी ने अगर मुझे मालिक बनाया है तो यह मेरी मर्जी है कि मैं अपनी जायदाद में किसे भागीदार बनाऊं। समझ गए? इतना कहकर चंदन ने अपने बड़े भाई को उठाया, अपनी भाभी और भतीजे को साथ लिया और हवेली के भीतर ले गए। समय बीतने लगा। कुछ समय बाद काव्या ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वीरेंद्र प्रताप बेहद प्रसन्न हुए। चंदन जब उन्हें देखने आए तो भावुक हो उठे। मैं अक्सर सोचता था कि मेरी बेटी सुंदरी कब तक अकेले अकेले या बस रतन के साथ खेलेगी। रतन बड़ा हो जाएगा तो काम पर चला जाएगा, पर अब मेरी बच्ची के साथ खेलने के लिए एक बहन आ गई है, उसकी अपनी बहन। वीरेंद्र ने अपने छोटे भाई का हाथ थामते हुए कहा, हाँ, मेरी इस बच्ची का नाम तुम ही रखोगे छोटे भाई। चंदन की आंखों में भावुकता थी।
हाँ, अगर पिताजी जीवित होते तो जरूर वो इसका नाम चंद्रलेखा रखते। तो चिंता मत कर मेरे छोटे भाई, आज से मेरी बेटी का नाम चंद्रलेखा ही होगा, वीरेंद्र ने कहा। कुछ समय और बीत गया, लेकिन सब कुछ शांत नहीं था। रात्रि में एक कक्ष में काव्या वीरेंद्र प्रताप से बोली, यह नौटंकी कब तक चलेगी? काव्या की आंखों में जलन थी। तुम्हारे बाप ने तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दी थी और तुम अपने छोटे भाई के टुकड़ों पर पल रहे हो। कल को हमारा बेटा शंकर जवान होगा तो क्या वो भी रतन का नौकर बनेगा? वीरेंद्र प्रताप ने गुस्से से काव्या को डांटा। अरे बकवास बंद कर, तुझे क्या लगता है कि मैं अपने छोटे भाई के टुकड़ों पर जीने के लिए आया हूँ? मैं तो सारी जायदाद अपने नाम लिखवा कर उसे तबाह करने आया हूँ, समझी ना? वो सब तो ठीक है, पर कैसे? काव्या ने शंका से पूछा। तुम्हारा छोटा भाई चंदन है, उसके साथ पूरा गांव है। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। वीरेंद्र प्रताप के होठों पर एक कपटी मुस्कान आई। चिंता मत कर काव्या, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कुछ दिन यूं ही बीत गए थे। एक दिन चंदन किसी दूसरे गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। वो अपने बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप के पास आ पहुँचे। भैया, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, लौटने में समय लग सकता है, तब तक आप खेतों का ध्यान रखिएगा। वीरेंद्र प्रताप ने चालाकी से कहा, खेतों का ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं है छोटे, लेकिन तुम्हारे खेत में जितने भी किसान काम करते हैं वो मेरी सूरत तक देखना पसंद नहीं करते, तो वो मेरा आदेश क्यों मानेंगे भला? यह सुनकर चंदन थोड़ी देर गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने जल्दी से एक कागज निकाला, उस पर अंगूठा लगाया और बड़े भाई को दे दिया। दक्षिण दिशा में जो हमारा 15 बीघा खेत है, जहाँ किसान काम कर रहे हैं, वहाँ की फसल पर नजर रखिए और किसानों को जरा ध्यानपूर्वक काम करवाइएगा। अगर कोई आप पर ऐतराज करे तो यह कागज दिखा दीजिएगा। वीरेंद्र प्रताप ने आश्चर्य से पूछा, अरे कागज पर अंगूठा ही लगा दिया? चंदन, मतलब तुमने आखिर इस कागज पर अंगूठा क्यों लगा दिया? चंदन ने जल्दबाजी में कहा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ भैया, वरना वह 15 बीघा जमीन आपके नाम ही कर देता। आप उनसे यही कह देना कि यह खेत अब आपके होने वाले हैं। वो आपकी बात मान लेंगे और बाद में मैं आकर सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। कोई चिंता की बात ही नहीं है। चलिए भैया, प्रणाम। इतना कहकर चंदन वहाँ से चले गए। उनके जाते ही उनकी भाभी काव्या वहाँ आ गई। आखिर तुम्हारे छोटे भाई ने वही किया जो तुम चाहते थे, उसने कहा। वीरेंद्र के चेहरे पर कपटी मुस्कान आई। अरे मूर्ख कहीं का, अब मैं सारे कागज पर सिर्फ 15 बीघा नहीं, अरे पूरी जायदाद अपने नाम करूँगा। यह सुनकर काव्या चौंक गई, लेकिन गांव वाले इस बात पर यकीन नहीं करेंगे और चंदन जब वापस आएगा तो सब सच्चाई बता देगा। वीरेंद्र की आंखों में एक भयावह चमक आई। अरे चंदन वापस आएगा तभी तो कुछ कहेगा ना। वीरेंद्र प्रताप ने चंदन के अंगूठे वाले कागज पर धोखे से पूरी जायदाद का हस्तांतरण लिख दिया और सीधे खेत की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वो किसानों से उल्टी सीधी बातें करने लगा। तुम हमको आदेश देने वाले कौन होते हो? हैं? एक किसान ने कहा। दूसरे किसान ने दृढ़ता से कहा, हमारे ठाकुर साहब ही हमको आदेश देते हैं। वीरेंद्र प्रताप ने उस कागज को दिखाते हुए कहा, ओहो, तो जरा भैया यह कागज तो देखो। चंदन ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है और मैं उसका बड़ा भाई वीरेंद्र प्रताप सिंह हूँ। किसानों ने अविश्वास से कहा, यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता तो जब वो वापस आए उसी से पूछ लेना। कागज देखो। गांव में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई कि चंदन ने अपनी जायदाद वीरेंद्र के नाम कर दी है। यह सुनकर गांव का मुखिया वीरेंद्र के पास आया। मैं सुनकर हैरान हूँ कि यह सब सच है, मुखिया ने शंका से कहा। वीरेंद्र ने अपनी गर्दन अकड़ाते हुए कहा,
हाँ बिल्कुल, यह सब कुछ सच है। और अब से मेरी हवेली में आने से पहले मुझसे पूछ लेना, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। समझ गए ना मुखिया जी? प्रणाम। चलिए चलिए चलिए, मुखिया ने गुस्से और संदेह से भरे स्वर में कहा। ओ, तुम अच्छा नहीं कर रहे वीरेंद्र। चंदन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आने दो चंदन को, मैं सारी सच्चाई सामने लाऊंगा। यह भी पता लगेगा कि उसने स्वेच्छा से दिया या तुमने जबरदस्ती उससे अंगूठा लगवा लिया। सब पता लग जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन चंदन कभी वापस नहीं आए। धीरे धीरे गांव में चंदन के लापता होने की अफवाहें फैलने लगी। कुछ हफ्तों बाद चंदन की पत्नी रूप सुंदरी वीरेंद्र के पास आकर बोली, सेठ जी, इन्हें गए 2 महीने से ऊपर हो गए। ना कोई चिट्ठी, ना कोई खबर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वीरेंद्र प्रताप के चेहरे पर झूठी चिंता का भाव था। हाँ, चिंता मत करो। अब जहाँ गया है मेरा छोटा भाई, वहाँ मैं खुद भी जा रहा हूँ। उसे लेकर ही लौटूंगा। मुझे खुद चिंता हो रही है। इतना कहकर वीरेंद्र बाहर निकल गया और आंखों से काव्या को इशारा कर गया। कुछ देर बाद काव्या एक गिलास दूध लेकर आई। दूध पी लो भाभी, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। चंदन की याद में तुम बहुत दुबली हो गई हो। नहीं चाहते हुए भी बहुत जोर देने पर रूप सुंदरी ने दूध पी लिया। थोड़ी देर में वो तड़पने लगी और दम तोड़ दिया। काव्या झूठा रोने का दिखावा करने लगी। जल्द ही गांव वाले हवेली में जमा हो गए। रूप सुंदरी की मृत्यु की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। रूप सुंदरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसका 5 वर्ष का पुत्र रतन जोर जोर से रोता रहा। कुछ दिन बाद काव्या वीरेंद्र से बोली, अब इस रतन का क्या करना है? वीरेंद्र प्रताप की आंखों में क्रूरता थी। हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। कहीं यह बड़ा होकर अपने पिता की सच्चाई पूछने ना लगे। रतन और चंदन की बेटी सुंदरी दोनों को किसी तरह से ठिकाने लगाना होगा। काव्या ने आतंकित स्वर में कहा। रतन को ठिकाने लगा दो, लेकिन सुंदरी को नहीं। उसे तो मैं इस हवेली की नौकरानी बनाकर रखूंगी। जब वो बड़ी होगी तो हमारी बेटी चंद्रलेखा को एक दासी की जरूरत पड़ेगी। सुंदरी उसके लिए ठीक रहेगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही उपाय सुझाया, वीरेंद्र ने कहा। अगले दिन वीरेंद्र रतन को बहला फुसला कर जंगल की ओर ले गया। ताया जी, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? रतन की बात सुनकर वीरेंद्र प्रताप का चेहरा तमतमा उठा। अरे मूर्ख, तुझे भी तेरे पिता के पास पहुँचाने आया हूँ, समझा? वीरेंद्र के स्वर में क्रूरता थी। क्या मतलब आपका? रतन डर गया। वीरेंद्र प्रताप के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई। ओ मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। तेरा पिता जो है ना, यानी मेरा छोटा भाई, वो सामने पहाड़ी देख रहा है ना, मैंने उसे वहाँ से धक्का दे दिया और वो सीधा नर्क में जा गिरा। रतन की आंखों में आंसू आ गए। वीरेंद्र आगे बोला, तेरी माँ को भी मैंने अपनी पत्नी से जहर दिलवा दिया था और उसे भी तेरे पिता के साथ नर्क पहुंचा दिया, और अब तुझे भी वहां पहुंचाऊंगा। फिर मुझसे मेरी जायदाद पर सवाल करने वाला कोई नहीं रहेगा, समझे ना मेरे बच्चे? वीरेंद्र की आंखों में हत्या का उन्माद था। और रही बात तेरी छोटी बहन की, तो बड़ी होकर वह मेरी चंद्रलेखा की गुलाम बनेगी और सारी जायदाद का वारिस बनेगा मेरा पुत्र शंकर। समझे ना मेरे बच्चे? हाँ, आजा आजा, मैं तेरा गला दबा दूं। रतन, जो अभी नन्हा बच्चा था, डर से कांपने लगा। वीरेंद्र प्रताप रतन का गला पकड़ने ही वाला था कि अचानक घोड़ों की टापों की आवाज आई। वीरेंद्र ने चौंक कर पीछे देखा तो एक नकाबपोश सवार उसकी ओर बढ़ रहा था। वीरेंद्र प्रताप घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। घोड़ा रतन के पास आकर रुका। नकाबपोश सवार ने नकाब उतारा और रतन की ओर देखा। तुम्हारे साथ कुछ देर पहले कौन था? रतन डाकू को सारी घटना बताते हुए बोला। वो मेरे ताया जी थे। उन्होंने ही मेरे पिताजी को मार डाला।
अब मुझे भी मार डालते अगर आप नहीं आते तो। नकाबपोश की आंखों में भी आंसू आ गए। वैसे तो मैं एक डाकू हूँ, सोचा था कि तुम्हें घर छोड़ आऊंगा, लेकिन अब लगता है कि असली डाकू तो वो है जो आलीशान कोठियों में रहते हैं। हम भी लूटते हैं, पर कभी अपने सगे रिश्तों को नहीं। चल बेटा मेरे साथ, यह संसार तुझे जीने नहीं देगा। लेकिन मेरी बहन उनके कब्जे में है। रतन की आंखों में चिंता थी। डाकू संग्राम सिंह ने समझाते हुए कहा, चिंता मत कर। उसने कहा है कि तेरी बहन को नौकरानी बनाकर रखेगा। समय का इंतजार कर बेटा, समय बड़ा बलवान होता है, किसी के लिए नहीं रुकता। चल बेटा। इतना कहकर डाकू रतन को अपने अड्डे पर ले गया। वर्षों बीत गए। रतन संग्राम सिंह के साथ रहकर चतुराई के गुण सीखने लगा। वहीं दूसरी ओर सुंदरी वीरेंद्र प्रताप और काव्या की छत्रछाया में नौकरानी की तरह पलने लगी थी। 20 साल बीत गए। सुंदरी अब 20 साल की एक सुंदर लड़की बन चुकी थी और चंद्रलेखा 19 साल की हो चुकी थी। दूसरी ओर शंकर वीरेंद्र प्रताप का पुत्र 27 साल का हो चुका था। शंकर दिन भर गांव में आवारागर्दी करता और किसानों के साथ मारपीट करता। एक दिन सुंदरी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी बूढ़ी हो चुकी काव्या वहां आई और सुंदरी से कहा, रोने का नाटक बंद करो लड़की। जब से तुम पैदा हुई हो तब से रो रही हो। जाकर हवेली की सफाई कर। तब चंद्रलेखा भी वहां आ गई और गुस्से से अपनी माँ से कहा, मेरे कमरे की अभी तक सफाई क्यों नहीं की, और मुझे भूख लग रही है, कौन मुझे नाश्ता देगा। सुंदरी चुपचाप उठकर रसोई घर में जाकर नौकरानी की तरह चंद्रलेखा के लिए नाश्ता बनाने लगी। तभी वहां पर शंकर आ पहुंचा और एक जोरदार थप्पड़ सुंदरी के गाल पर जड़ते हुए बोला, अरे तुझे पता है ना कि मुझे सुबह सुबह देसी घी के गर्म पराठे खाने की आदत है। अभी तक मेरे लिए पराठे क्यों नहीं बने हैं? मैं अभी बनाती हूँ भैया, सुंदरी ने डरते हुए कहा। तभी वीरेंद्र प्रताप भी वहां आ पहुंचा और सुंदरी को देखकर कहा, अगर मेरे बेटे को समय पर नाश्ता नहीं दोगी तो तुम्हें और थप्पड़ खाने पड़ेंगे, समझे। सुंदरी आंसुओं के साथ सबका नाश्ता तैयार करके घर की सफाई में जुट गई। कुछ घंटों बाद वो बुरी तरह से थक गई और अपने कमरे में बैठ गई और अपनी माँ को याद करती हुई बोली, माँ तुम कहाँ चली गई? देखो इस हवेली में तुम्हारी सुंदरी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। ताया और ताई कहते हैं मैं इस घर की नौकरानी हूँ, जबकि कुछ दिन पहले मुखिया जी मुझे चुपके से बता रहे थे कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मुखिया जी ये भी बता रहे थे कि मेरा एक भाई था जो बरसों पहले ताया के साथ जंगल गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। काश मेरा भाई यहाँ होता तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। तभी सुंदरी के कानों में काव्या की आवाज टकराई, बाहर आ जाओ महारानी, तुम्हें दोपहर और रात का भोजन भी तैयार करना है। सुंदरी आंसुओं के साथ कमरे से बाहर आ गई। कुछ इस तरह से सुंदरी का जीवन बीत रहा था। एक दिन शंकर गांव के चौक पर खड़ा था। तभी एक सुंदर व्यापारी शंकर के पास पहुंचा और शंकर से बोला, क्यों भैया, इस गांव में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? शंकर ने अकड़ते हुए कहा, अरे मूर्ख, मूर्ख हो क्या, ये गांव हमारा है, हम ही ठाकुर हैं और हम ही यहाँ के सबसे अमीर आदमी हैं, समझे। व्यापारी ने विनम्रता से कहा, अरे आप तो बुरा मान गए। बुरा ना मानिए, मैं एक व्यापारी हूँ। देखिए मुझे पता चला है कि यहाँ ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी के पास में बहुत जमीनें हैं। मैं उन खेतों को दुगनी कीमत पर खरीदना चाहता हूँ। शंकर ने संदेह से पूछा, बस क्यों भाई, क्यों तुम हमारे खेतों को दुगनी कीमत पर क्यों खरीदना चाहते हो? है क्या हो गया? व्यापारी ने मासूमियत से कहा, देखो मैं पहले बहुत गरीब था और एक किसान था। एक दिन हमारे गांव में सूखा पड़ गया और गांव की सारी जमीन बंजर हो गई। फिर सभी लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव बस गए।
मैं भी दूसरे गांव में चला गया और वहां कोयले की खदान में काम करने लगा। फिर एक दिन खदान में मेरे हाथ कई सारे कीमती हीरे लग गए। व्यापारी ने आगे कहा, इन हीरों के बदले मैं बहुत सारी जमीन खरीदने का सोच रहा था। मुझे किसी से पता चला कि यहाँ ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी के पास में बहुत जमीनें हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाकर उन जमीनों को हीरे के बदले में खरीद लूंगा और इस गांव में हमेशा के लिए बस जाऊंगा। किसान हूँ ना भैया, शंकर ने अपने मन में सोचा। यह तो बड़ा ही मूर्ख व्यापारी मालूम होता है जो अपने कीमती हीरो के बदले मामूली किसानों जैसी जिंदगी जीना चाहता है। इससे पहले कि यह मूर्ख किसी और ठाकुर की जमीन को खरीद ले, क्यों ना मैं इसे अपने पिता के पास ले जाऊं? शंकर तुरंत उस व्यापारी को अपने पिता वीरेंद्र प्रताप के पास ले गया और उसके कान में कहा कि वह एक मूर्ख व्यापारी है। वो कीमती हीरो के बदले सारी खेती खरीदना चाहता है। यह सुनकर वीरेंद्र प्रताप चौंक गया। मुझे खुद देखने दो, यह सही बोल रहा है या फिर कोई ठग है। इतना कहकर वीरेंद्र प्रताप व्यापारी की ओर मुड़ा और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आदित्य है, व्यापारी ने विनम्रता से कहा। हम दिखाओ, हमें तुम्हारे पास कौन से हीरे हैं, दिखाओ कहाँ है हीरा? आदित्य ने अपनी जेब से एक पोटली निकाली और उसमें से कई सारे हीरे जमीन पर रख दिए। उसने एक हीरा उठाकर वीरेंद्र प्रताप को दिया और कहा, इसे तुम जाकर किसी जौहरी से जांच करवा सकते हो, वो बता देगा कि यह असली है या फिर नकली है। वीरेंद्र प्रताप उस हीरे को लेकर तुरंत गांव के जौहरी की दुकान पर गया। हम बताइए, यह हीरा असली है या फिर नकली है? जौहरी ने हीरे को परखा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, अरे भैया, यह हीरा आपको कहाँ से मिला? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब है, कहाँ से मिला? तुम तो यह बताओ, असली है या नहीं? वीरेंद्र ने झुंझलाते हुए कहा, अरे भैया, यह तो बहुत कीमती है। इसकी कीमत इतनी है कि इसके बदले आराम से 10 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है। यह सुनकर वीरेंद्र प्रताप चौंक गया। वाह, इसका मतलब कि वो व्यापारी सच बोल रहा था। उसके पास तो ऐसे कई हीरे हैं। हम क्यों ना मैं अपनी सारी जमीन ही उसे दे दूं और उसके बदले में और भी हीरे ले लूं। फिर किसी दूसरे राज्य जाकर एक शानदार महल बनवाऊंगा और सुख से जीवन बिताऊंगा। वीरेंद्र प्रताप तुरंत हीरा लेकर आदित्य के पास गया। हाँ तो व्यापारी, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। मैंने भी तुम्हारी हवेली की बहुत प्रशंसा सुनी है। क्या तुम वो मुझे बेचोगे? आदित्य ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम चाहो तो हवेली देख सकते हो। वीरेंद्र प्रताप आदित्य को अपनी हवेली दिखाने लगा। हवेली को आदित्य गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। ये कौन है? आदित्य ने पूछा। यह हमारे घर की नौकरानी है, वीरेंद्र ने उपेक्षा से कहा। अरे वाह 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 वाह, फिर तो मुझे भी यही नौकरानी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वैसे भी यह हमारे किसी काम की नहीं है, ले लेना, वीरेंद्र ने हीरों के लालच में कह दिया। तभी आदित्य ने एक सादा कागज निकाला। इस पर तुम्हारा बेटा, पत्नी और बहू अंगूठा लगा दो। वीरेंद्र प्रताप, शंकर, काव्या और चंद्रलेखा ने उस कागज पर अंगूठा लगा दिया। आदित्य ने हीरो की पोटली वीरेंद्र प्रताप को सौंप दी। आज से यह तुम्हारी हवेली और यह तुम्हारी सारी जायदाद मेरी हुई, आदित्य ने घोषणा की। यह सुनकर सुंदरी फूट फूट कर रोने लगी। वीरेंद्र प्रताप अपने परिवार को लेकर दूसरे राज्य चला गया। वहां जाकर वो एक बड़े जौहरी की दुकान पर गया। हाँ, क्यों भैया, क्या तुम इन सारे हीरो की कीमत दे सकते हो? वीरेंद्र ने उत्साह से पूछा। जौहरी ने सारे हीरो को परखा और गुस्से से कहा, अरे भैया, यह नकली है, नकली। इनकी कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। बात करते हैं, कीमत दे दो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यह असली हीरे हैं, वीरेंद्र चिल्लाया। अरे भैया, मैं सच कह रहा हूँ। यह हीरे इतने भी लायक नहीं है कि 10 एकड़ की जमीन की मिट्टी भी खरीदी जा सके।
समझे, जौहरी ने स्पष्ट किया। वीरेंद्र प्रताप गुस्से से भर गया और परिवार को लेकर वापस अपनी हवेली आया, जहां आदित्य सुंदरी के साथ बैठा था। वो चिल्लाया और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। इसने, सुन रहे हो गांव वालों, इसने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा? यह ठग है, ठग। इसने नकली हीरे देकर मेरी सारी संपत्ति हड़प ली है। तभी आदित्य उठ खड़ा हुआ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं ताया जी। मैं रतन हूँ, रतन, सुंदरी का बड़ा भाई। यह सुनकर सुंदरी चौंक गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुखिया दौड़ते हुए आया। अरे रतन, रतन तुम जीवित हो, मगर वीरेंद्र प्रताप ने तो बताया था कि तुम्हें जंगली जानवर खा गए। यह सब झूठी बातें हैं। मुखिया जी, जंगल में यह मुझे मारने के लिए ले गए थे। वहां मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे पिताजी को पहाड़ी से धक्का दिया और मां को जहर देकर मार डाला। रतन ने कहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुखिया ने पूछा। एक डाकू ने मुझे पाला पोसा। उसी ने बताया कि मेरे पिता ने उसके सामने दम तोड़ा था। उसी ने मुझे चालाकी सिखाई। मैं अपनी बहन को इन अत्याचारियों से बचाने और अपने पिता की संपत्ति वापस लेने आया हूँ, रतन ने दृढ़ता से कहा। मुखिया और गांव वाले गुस्से से भर उठे। अरे देखते क्या हो, मारो इसको, मारो। सारे गांव वाले वीरेंद्र प्रताप और उसके परिवार पर टूट पड़े। उन्हें मारते हुए गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वीरेंद्र प्रताप अपने परिवार को लेकर जंगल में आ गया। लेकिन मानसिक पीड़ा और ग्लानि के कारण काव्या, शंकर और चंद्रलेखा ने वहीं दम तोड़ दिया। वीरेंद्र प्रताप ने तीनों का अंतिम संस्कार अकेले ही किया और शेष जीवन भीख मांगते हुए काटा। उसे उसके कर्मों का फल मिल चुका था। रतन और सुंदरी ने अपनी हवेली में फिर से बसेरा किया। उन्होंने गांव के विकास के लिए कई कार्य किए और अपने पिता की याद में एक विद्यालय भी खुलवाया। समय ने सब कुछ बदल दिया था और न्याय का सूर्य फिर से चमक उठा था। गगनपुर गांव फिर से प्रगति और सुख शांति के मार्ग पर चल पड़ा था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।